सभी बच्चों को नमस्कार। 2 चैप्टर हमारे पूरे हो गए थे। एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद और एक भारत में राष्ट्रवाद। ये है अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहले वाले अध्याय में हमने क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखे थे। इसमें हम थोड़े बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वैश्वीकरण। तो क्या है ये? तो वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए किस किस का स्थानांतरण होता है इसमें। व्यक्तियों का कर सकते हैं, सामानों का और नौकरियों का। ये क्या होता है? एक देश से दूसरे देश तक जो स्थानांतरण होता है यही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। देखिए अगला, रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्या है? तो सिल्क रूट क्या था? एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक चीन, भारत, फ्रांस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला था। कहाँ तक फैला था? एशिया से भूमध्य सागर तक। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया था। देखिए सिल्क मार्ग, ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। ये था हमारा क्या? रेशम मार्ग, या जिसे क्या बोलते थे? सिल्क रूट। क्या क्यों बोलते थे इसे रेशम मार्ग? तो उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट बोला जाता था। अगला देखते हैं। अब रेशम मार्ग की विशेषताएं देखते हैं। इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। पहला तो क्या है? चीन के बर्तन कहाँ जाते थे? दूसरे देशों तक। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से जाता था। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंचे थे। देखिए 3 तो ये हो गए। एक तो चीन के बर्तन, सोना चांदी, और ये ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। अगला देखें, क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में था और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुआ था। और सिल्क रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ, क्योंकि इसने सभी को जोड़ दिया था आपस में। आगे देखिए, कॉर्न लॉ क्या था? तो कॉर्न लॉ वह कानून जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। एक तो आयात होता है और एक निर्यात होता है। आयात यानी खरीदना, निर्यात यानी बेचना। तो कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जनसंख्या बढ़ी, तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ी भोजन की मांग में वृद्धि हो गई, और भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कॉर्न लॉ क्या था? तो ये एक कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर क्या लगा दी थी? पाबंदी। ठीक है। इससे पहले कि ब्रिटेन में भूखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, मांग बढ़ गई, तो इतनी पैदावार नहीं थी। जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया और भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। ठीक है। अब कॉर्न लॉ जब लगा था तो उसके समय क्या क्या घटनाएं हुई, तो वो देखो, भोजन की मांग बढ़ गई क्योंकि जनसंख्या बढ़ी और भोजन के दाम भी बढ़े, क्योंकि ज़्यादा मांग रहेगी तो दाम बढ़ेंगे ही सही। और कॉर्न लॉ हटने के बाद तो व्यापार में वृद्धि हुई, विकास तेज हुआ और भोजन का अधिक भंडार हुआ, क्योंकि बाहरी देश इसमें क्या करने लग गए थे? निर्यात। अगला देखिए, रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। रिंडर पेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। क्या थी ये? मवेशियों की बीमारी। वह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली। अब ये पूछ ले कब फैली थी? तो 1890 में। और ये एक फोटो देखिए सामने, इस तरीके की ये थी। अब रिंडर पेस्ट का प्रकोप देखें, तो रिंडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ। आई तो कब थी? 1880, और प्रकोप भारी कब हुआ था इसका? 1890 में। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए थे। जो ब्रिटिश कहाँ से लाए थे? एशिया से। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। उनकी आक्रमण करने वाले सैनिकों की मदद के लिए किसको लेके आए थे? घोड़ों को।
और घोड़ों के साथ क्या आया था? रिंडरपेस्ट। आगे देखें, बंधुआ मजदूर क्या होते हैं? ये देखिए फोटो इस तरीके की। वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं, बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। इनसे जो चाहे काम करवाया जाता था और नाम मात्र का इनको मेहनताना दिया जाता था। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था देखें तो महायुद्धों के बीच किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध? यूरोप में। इस समय के दौरान दुनिया ने आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता और एक और दयनीय युद्ध का अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया। एक पर सहयोगी थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया, क्योंकि अमेरिका के एक बंदरगाह पे हमला हुआ था इस कारण। और विपरीत दिशा में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमान और तुर्की थे। और यह युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक। ठीक है। महामंदी का दौर देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं महामंदी से। तो महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई और युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई। देखो, महामंदी आएगी तो एक तो उत्पादन घटेगा, रोजगार की कमी आएगी, आय और व्यापार में भी गिरावट होगी और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? कमज़ोर। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। ठीक है। तो बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया और अमेरिकी उद्योगपति ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि देंगे कहाँ से वापस। इस कारण हजारों बैंक जो थे वो क्या हो गए? दिवालिया हो गए। ये द ग्रेट डिप्रेशन 1929। देखिए, ये उस टाइम के फ़ोटो हैं, ये जॉब के लिए। और ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1929। और कब तक बनी रही थी? 1930 के मध्य तक। भारत और महामंदी को देखें तो 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए, गेहूं की कीमत कितनी गिर गई? 50% गिर गई। और निर्यात कब आधा रह गया था? 1928 से 1934। तो किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ, होगा ही सही, क्योंकि कीमतें गिर गई। महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक थी। 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। ठीक है। अगला देखें, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? तो समझते हैं इसे। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। देखिए, कहाँ हुआ था ये? अमेरिका में 1944 में। ठीक है। कौन से स्थान पर? ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। इसमें क्या सहमति बनी थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। किसके अंतर्गत? इस ब्रेटन वुड्स समझौते के। और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। किस पर होती थी? निश्चित विनिमय दरों पर। नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO क्या है? तो देखें इसे। ज़्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ। 50-60 में जैसे ही अर्थव्यवस्था का तेज विकास होने लगा तो उनको लाभ नहीं हुआ। उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया। उन्होंने सबका एक संगठन बनाया। नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की मांग के लिए 77 या G77 का समूह बना। और ये क्या था? देशों का समूह, 77 देशों का समूह। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास में सहायता करती थी, कच्चे माल के उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करती थी। तो ये किसके लिए बनाया गया था? इन पिछड़े हुए जो ये देश थे, इन्हें विकास की होड़ में लाने के लिए। ठीक है। चीन में नई आर्थिक नीति। तो चीन की नई आर्थिक नीति देखते हैं क्या है।
तो चीन जैसे देशों में मजदूरी बहुत कम थी। चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने इसके उत्पादों को सस्ता कर दिया। चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान था, क्योंकि यहाँ पे जो मजदूरी थी वो बहुत कम थी। चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तरह तह में लौट गई। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय निगम बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई देशों में काम करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी बहुत सारे देशों में। एमएनसी का विश्वव्यापी प्रसार 1950 और 1960 के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता थी, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का विस्तार हुआ था। विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या लगा दिया था? विभिन्न सरकारों द्वारा आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या कर दिया था? नियंत्रण लगा दिया था। ठीक है। वीटो क्या है? एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। एक कानून होगा या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसका संवैधानिक अधिकार क्या कहलाएगा? वीटो। अगला है टैरिफ। एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर, यानी एक देश से अगर दूसरे देश में निर्यात कर रहे हैं तो उस पर जो कर लगेगा, प्रवेश के बिंदु पर जो शुल्क लगाया जाता है अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर जो भी टैक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? टैरिफ। ठीक है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिकी महाद्वीप से चुनना है। देखिए एशिया का देखते हैं सबसे पहले। तो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। एशिया से तो कौन सा उदाहरण ले लेते हैं हम? सिल्क रूट। और अमेरिका से लेते हैं तो अमेरिका में आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च आदि चीज़ें विश्व में आदान प्रदान की जाती थी। कहाँ से की जाती थी? अमेरिका से। और अमेरिका से सोना और चांदी जैसी धातुओं का भी आदान प्रदान किया जाता था। तो ये दो उदाहरण, एक एशिया से लिया हमने सिल्क रूट का, एक अमेरिका से लिया किसका? भोज्य पदार्थों का, जैसे आलू, सोयाबीन और इसके अलावा धातुएं कौन सी थी? चांदी और सोना। प्रश्न नंबर 2, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की? तो बीमारियों की बात कर रहे हैं ना। तो 16वीं सदी से पहले तक तो अमेरिका देश को कोई अच्छे से जानता ही नहीं था। देखिए ये बात, 16वीं सदी से पहले अमेरिका देश को कोई नहीं जानता था, लेकिन 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया और यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जाती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे। क्या थे? चेचक जैसे कीटाणु, जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। यानी अमेरिका अलग थलग देश था, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी इनके शरीर में। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई और जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लग गए। इसने पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान हो गया। इन्हें लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी। इनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? चेचक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी। पहला, क वाला देखते हैं। कॉरन लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। कॉरन लॉ को इसने समाप्त किया था ब्रिटिश सरकार ने, तो ये फैसला क्यों किया था? तो देखते हैं। जैसे ही कॉरन लॉ खत्म हुआ, ठीक वैसे ही कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा, कम कीमत में खरीदने लगे। आयातित खाद्य पदार्थ की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। इसके चलते ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे और विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई।
हजारों लोग बेरोजगार हो गए और गाँव के गाँव उजड़ गए। और या तो वे कहाँ चले गए, शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। ठीक है, ये कॉलोनी समाप्त होने के बारे में ये सोचा था ब्रिटिश सरकार ने। वाला देखते हैं, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में आई और 1892 में यह बीमारी अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप तक भी पहुंच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया, यानी सारे मवेशी लगभग मर चुके थे इससे। और पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गए, क्योंकि अफ्रीका में रोजी रोटी के साधन कौन थे, उनके पशु। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए और बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। अगला देखते हैं वाला, विश्व युद्धों के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की क्या हो गई थी, मौत। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत हो गई। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, यानी लड़ाई कौन करेंगे, नहीं, जो पुरुष होंगे वही करेंगे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई और युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया और युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो घर की महिलाएं जो होती है वो पुरुषों को कामकाज संभालना पड़ा। तो महिलाओं को क्या संभालना पड़ा था, पुरुषों का कामकाज। ठीक है, वाला देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। तो 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घट गए और कैसे रह गए थे, लगभग आधे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितनी रह गई, 50%। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ और कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली से छूट देने से इनकार कर दिया। देखिए, कीमतें तो गिरी लेकिन सरकार ने लगान वसूली से क्या कर दिया, मना। और सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज करते थे, यानी जो बाहर के लिए उत्पादन करते थे। और सभी किसानों को कर्ज ने बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था में महामंदी का प्रभाव था। अगला देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। तो देखें इसका उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने से बहुत फायदा हुआ। इन कंपनियों को एशिया में सस्ते मजदूर मिल जाते थे। ऐसा होने से विश्व के व्यापार को बहुत फायदा पहुंचा। विश्व में जो मंदी चल रही थी उसमें सकारात्मक रूप से उछाल आया। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। ठीक है, नंबर 4, खाद्य उपलब्धता तक तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण देखें। देखते हैं 2 उदाहरण। खाद्य उपलब्धता पर क्या दर्शाना है, तकनीक का प्रभाव। तो औपनिवेशीकरण ने बहुत सी चीज़ें आसान कर दी। उदाहरण के लिए हम यातायात के साधनों की बात कर सकते हैं। रेलगाड़ियाँ सरपट पटरी पर दौड़ने लगी, जलपोतों का आकार बढ़ गया और बोगियों का भार कम करने से भी बहुत फायदा हुआ। तो एक तो ये पहला तकनीक को दर्शा रहा है। दूसरा, पानी के जहाज़ों से जितने भी खाद्य पदार्थ ले जाया करते थे वह पहले जल्दी ही खराब हो जाया करते थे, लेकिन जैसे ही जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक विकसित हुई वैसे ही खाद्य पदार्थों को बिना कोई दिक्कत के लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता था। तो एक तो क्या था, एक तो यातायात के साधन हो गए और दूसरा वाला क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन की तकनीक, यानी माल को खराब होने से बचाया जाने लगा। ब्रेटन वुड्स समझौता हमने देख लिया, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल
RBSC टॉपर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।